हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है वैद्युत चुम्बकीय तरंगें, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये चैप्टर का नाम है बच्चों। और आज है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 यानी पहला लेक्चर है बच्चों। तो देखिए ये चैप्टर भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो मन लगा के इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। तो आज इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक रहेगा बच्चों विस्थापन धारा, जिसको कि हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट करंट। आप सोच रहे होंगे कि सर हमने वैद्युत धारा तो पढ़ी थी, ये विस्थापन धारा कहाँ से आ गई, क्या है ये। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है बच्चों और इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भी बहुत रोचक है। उसको एक एक शब्द को ध्यान से सुनेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत आनंद आएगा। और ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण भी है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। और जब मन लगा के सुनेंगे तो आसानी होगी समझने में, चीज़ों को समझने में आसानी होगी, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत हम करेंगे वहीं से ही, पीछे से ही शुरुआत करेंगे कि विद्युत धारा क्या थी, हम पहले पढ़ चुके हैं, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे, उसके बाद पहुंचेंगे विस्थापन धारा पर बच्चों। तो देखें पिछले चैप्टर्स में जैसे वैद्युत चालन वाला चैप्टर था, आपने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपने वैद्युत धारा पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा। हम किन किन पॉइंट्स की बात करेंगे वो लिख लेते हैं। वैद्युत धारा की बात करेंगे। आपने एम्पियर का परपथीय नियम पढ़ा था, एम्पियर का परपथीय नियम। आपने फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम पढ़ा था, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्रेरण। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, यानी फैराडे का विद्युत चुम्बकीय या फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम पढ़े थे। आपने बायो-सावर्ट्स लॉ पढ़ा था, आपने ऑस्टर एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, ऑस्टर एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था, ऑस्टर का प्रयोग। इन कई चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ेगी विस्थापन धारा को सीखने के लिए। आपने कैपेसिटर पढ़ा है, संधारित्र पढ़ा है। तो हमने भी कहा था कि हमें शुरुआत पिछली बातों से करनी पड़ेगी जिससे कि इस कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकें। तो बहुत सारी बातें हैं बच्चों। हुआ क्या, सबसे पहले ये बात करते हैं, इन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि जैसे आपने फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम में, या आपने जब चैप्टर पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। तो इसमें हमने ये पढ़ाया था बच्चों, आपने ये पढ़ा था कि जब चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इस पूरे चैप्टर की जो जड़ थी, जो थीम है, पूरे चैप्टर में हम इसी बात पर जोर देते रहे थे कि जब कभी भी चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्या होगा, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो बच्चों क्या हुआ था, चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या हुआ था, वैद्युत धारा प्रेरित हुई थी, यानी प्रेरित धारा उत्पन्न हुई थी। ठीक है बच्चों। तो जब धारा उत्पन्न हुई तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने से वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब आप कहेंगे वैद्युत क्षेत्र कहाँ से आ गया सर, यहाँ तो धारा लिख रहे हैं आप।
देखिए प्रेरित धारा क्या है? धारा होती है आवेश का प्रवाह। आवेश का प्रवाहित होना क्या कहलाता है बच्चों? विद्युत धारा। आपने पिछले चैप्टर्स में ये पढ़ा है, पीछे के पाठों में ये पढ़ा था कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी आवेश बहता है। या सूत्र आपने पढ़ा था तो I बराबर Q/T पढ़ा था। आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा हो गई, यानी वहाँ आवेश है। जब प्रेरित धारा उत्पन्न हुई है तो इसका मतलब वहाँ आवेश भी उत्पन्न हुआ है। और जब आवेश है तो आवेश के चारों ओर एक उसका विद्युत क्षेत्र भी होता है। ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी पहले ही चैप्टर में पढ़ा था। किसी आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र है उसको आपने निकाला भी था कि r दूरी पर कितना होगा, E q चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। ये आपने ऐसे कैलकुलेट किया था। तो जब आवेश है तो वहाँ क्या है? विद्युत क्षेत्र है। ध्यान से समझते चलना बच्चों, कॉन्सेप्चुअल बातें चल रही हैं। अर्थात चुंबकीय फ्लक्स बच्चों क्या है? phi = BA। चुंबकीय फ्लक्स कब होगा? जब वहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम एक तरीके से इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को दूसरे शब्दों में व्यक्त करें तो हम ये कह सकते हैं कि परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा बच्चों? phi = BA होता है। तो जब B बदलेंगे तो चुंबकीय फ्लक्स भी बदलेगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। यानी B हमारा अगर एक तरीका और भी है बच्चों, अब हम ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे क्योंकि हम ये सब बातें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं कि फ्लक्स को हम A बदल के भी बदल सकते हैं, B बदल के भी बदल सकते हैं, cos थीटा अगर ऐसे और व्यापक लिखें तो थीटा बदल के भी बदल सकते हैं। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं B को बदल के फाई को बदल सकते हैं। यानी हमारे पास B चेंज हो रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। दैट इज हमारे पास जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कैसा है? परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र। इससे क्या उत्पन्न हो गया बच्चों? परिवर्तीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है विद्युत क्षेत्र को। ये आपने इस कॉन्सेप्ट से समझा। कैसे? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, प्रेरित धारा उत्पन्न हुई। जब वहाँ विद्युत धारा है तो वहाँ आवेश होगा, आवेश का प्रवाह हो रहा होगा। और जब आवेश है बच्चों तो आवेश का अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो इनडायरेक्टली विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना को हमने ऐसे व्यक्त कर दिया कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब बच्चों यहीं पर आ जाइए। अब हम पहली सीढ़ी पर आ चुके हैं, अब दूसरी सीढ़ी पर चलेंगे कि मैक्सवेल ने, किसकी बात हो रही है बच्चों? मैक्सवेल की, साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल। एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जिसमें संधारित्र को चार्ज किया जा रहा था विद्युत धारा से। तो उस ऑब्जर्वेशन के दौरान, उस प्रेक्षण के दौरान, उस एक्सपेरिमेंट के दौरान मैक्सवेल के दिमाग में एक बात आई। क्या बात आई बच्चों? प्रकृति में जो सिमेट्री है, जो सममिति है, उसको देखते हुए उन्होंने सोचा कि जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देता है तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देता होगा। ये दिमाग में परिकल्पना आई थी बच्चों। अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, न इस बात को अभी हमने प्रूव किया है, लेकिन ये हम पढ़ चुके हैं कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। लेकिन मैक्सवेल ने अभी ये सोचा है, एक विसंगति मिली थी उनको एम्पियर के परपथीय नियम में, इसलिए उन्हें सोचने पर मजबूर होना पड़ा था। तो जब परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल परिवर्ती, है ना बच्चों, एक कहानी सी, एक हम उपन्यास सा पढ़ते चले आ रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते चलिए कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र को क्या उत्पन्न करना चाहिए बच्चों? जस्ट इसका अपोजिट फिनोमेना की बात हो रही है, इसके जस्ट उल्टी घटना की बात हो रही है। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना चाहिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, that is variable electric field should produce magnetic field। तो ये अभी एक परिकल्पना है, ऐसा क्यों सोचा उन्होंने?
और क्या विसंगति मिली एम्पियर के परपथीय नियम में, इन बातों की चर्चा करेंगे। अभी हमने ये बताया था कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को देखते हुए मैक्सवेल के दिमाग में क्या विचार उत्पन्न हुआ था। अब बच्चों बात करते हैं एम्पियर। अब इनको मैं हटा देता हूँ बच्चों। ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, कैपेसिटर, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय, ये बात हमने अभी कर ली। अब एम्पियर के परपथीय नियम की बात करेंगे, संधारित्र को चार्ज करने की बात करेंगे, ऑस्टर्स के एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो इन्हें मैं हटाता हूँ, यहीं पर आगे बात करेंगे। तो देखें बच्चों, आपको पता है, आप कहेंगे क्या पता है सर? तो बच्चों आपको पता है कि आपने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था ना, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें हमने चैप्टर की शुरुआत ही की थी ऑस्टर्ड के एक्सपेरिमेंट से। आपको ध्यान होगा, वहाँ पर पहुँचते हैं। विद्युत धारा का मतलब चुंबकीय क्षेत्र वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें हमने ये बताया था कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। आपको ध्यान होगा। और वहाँ पर अगर हम किसी दिक्सूची को ले जाते हैं, कंपास नीडल को ले जाते हैं, तो वो विक्षेपित हो जाती है, उत्तर दक्षिण दिशा से भिन्न दिशा में विक्षेपित हो जाती है। ये प्रयोग किसने किया था बच्चों? ऑस्टर्न ने। जैसे ये कोई चालक है, इस चालक में धारा जब प्रवाहित की थी, जैसे ये बैटरी और ये कुंजी, तो मान लीजिए नीडल इसमें ऐसे थी, ठीक है ना, या ऐसे थी। तो जैसे ही इस कुंजी को दबाया, इसमें धारा बहने लगी और धारा के बहते ही इसमें जो नीडल थी वो बच्चों अपनी अवस्था से विक्षेपित हो गई, डिफ्लेक्टेड हो गई, विक्षेप आ गया। इट मीन्स देखिए, कंपास नीडल में चुंबकीय सुई में विक्षेप कब आता है? जब वो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखी होती है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से भिन्न। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र तो है ही बच्चों एक्सटर्नल, उसके अलावा जो कोई चुंबकीय क्षेत्र होगा तब वो सुई, देखो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण तो वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है और ठहरी हुई है, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित की, उत्तर दक्षिण दिशा से भिन्न दिशा में विक्षेपित हो गई। इट मीन्स वहाँ एक नया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यानी जो करंट है वो प्रोड्यूस करती है, वो उत्पन्न करती है चुंबकीय क्षेत्र को। विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है बच्चों? विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या उत्पन्न करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, इस बात की पुष्टि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट ने कर दी थी। और कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके लिए आपने बायो-सैवर्ट्स का नियम पढ़ा था। ध्यान होगा आपको, बायो-सैवर्ट के नियम से आपने ये कैलकुलेट किया था कि किसी पॉइंट पर किसी कंडक्टर के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। उसके अलावा एक एम्पियर का परपथीय नियम भी पढ़ा था, जिससे भिन्न भिन्न सिचुएशन में हम उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर सकते हैं एम्पियर के परपथीय नियम से। क्या था बच्चों नियम? एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर का परपथीय नियम, ये बच्चों आपको ध्यान होगा, उस नियम की बात करेंगे। लेकिन अभी हम ये बताना चाह रहे थे कि बायो-सैवर्ट के नियम से हमने कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, किस परिस्थिति में, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। और एम्पियर के परपथीय नियम से भी आपने भिन्न भिन्न सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, जैसे कि धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, टोरॉयड यानी अंतहीन प्रणालिका यानी एंडलेस सोलेनॉइड के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर सीधे ऋजुरेखीय धारावाही चालक से कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये सब कैलकुलेशंस हमने की थी एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ में। ध्यान है आपको? तो बच्चों आज के इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस वीडियो को देखने से पहले
इस वीडियो में आपको आनंद आए, समझ में आए, ये तभी संभव है कि जो पॉइंट्स मैंने अभी यहाँ लिखे थे वो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हों। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि विद्युत धारा क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि एम्पियर का परपथीय नियम क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि चुम्बकीय फ्लक्स क्या होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पीछे हम पढ़ा चुके हैं, उन लेक्चर्स को आप देखेंगे या अपनी कॉपी से उनका रिवीजन करके आएंगे। जब तक वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं होंगे तब तक इस टॉपिक में आनंद की अनुभूति नहीं होगी बच्चों। तो एम्पियर्स सर्कुलर लॉ की बात करते हैं, जिसमें ये बताया गया था कि कोई धारावाही चालक है जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो अगर हम वहाँ एक बंद लूप ले लें, जैसे हमने एक बंद लूप ले लिया सी, तो इस बंद लूप के परतः चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रेशन B डॉट डी एल कितना होता है, उस लूप से एनक्लोज्ड जो करंट हैं उनके म्यू नॉट टाइम्स के, म्यू नॉट गुने के, यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड करंट एनक्लोज्ड बाय द लूप, यानी उस लूप से घिरी हुई या परिबद्ध कुल वैद्युत धारा। जैसे अभी एक सिंगल करंट थी बच्चों तो मैंने आई लिख दी, मान लो और भी करंट्स होती तो उन सब का योग यानी टोटल करंट यहाँ आनी चाहिए थी, या सिग्मा आई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एम्पियर का सर्कुलर लॉ है। इससे हमने डिफरेंट सिचुएशंस इसको अप्लाई करके हमने परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था और टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण हमने चुंबकीय क्षेत्र निकाला था। तो सारांश क्या है, हम क्या बात कहना चाह रहे हैं बच्चों कि विद्युत धारा अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और जिसकी कैलकुलेशन हम इस एम्पियर के परपथीय नियम से कर लेते हैं। अब बच्चों यहीं से दिक्कत शुरू होती है इसको पढ़ने की। अब इसको हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं, विस्थापन धारा को, उसका बीज पड़ गया है, शुरुआत होने जा रही है। यहीं से समस्या खड़ी हुई है बच्चों, कहाँ से, एम्पियर के परपथीय नियम से, B डॉट डी एल। और ये हम कहाँ कर रहे हैं, लीनियर इंटीग्रेशन इस क्लोज लूप, ये हमने जो हमारा लूप हमने क्लोज लूप लिया है उसके परत है। तो जैसे हम एक सिंबल के तौर पर हम यहाँ सी लिख देते हैं क्योंकि हम इस सी के परत कर रहे हैं, ये आप पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अब देखिए मैक्सवेल ने संधारित्र को चार्ज करते समय एक विसंगति पाई, उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह लग गया, उसको समझना है, तभी हम पहुंचेंगे विस्थापन धारा तक। तो देखें बच्चों, एम्पियर का परपथीय नियम वहाँ लिखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ संधारित्र को चार्ज करने की। देखें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। हम इस गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं कि परवर्ती चुंबकीय क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो परवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है क्या, क्वेश्चन मार्क। इसका जवाब मिलेगा, विस्थापन धारा की उत्पत्ति होगी, एम्पियर के परपथीय नियम का भी सुधार होगा। इसमें कुछ विसंगति नज़र आ रही है, अभी समझ में आएगी। तो बच्चों मैं इसको हटा रहा हूँ, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, ध्यान से सुनने हैं आप मुझे। तो बच्चों अब चलेंगे, संधारित्र को हम चार्ज कर रहे हैं। जैसे देखें कैपेसिटर आपने पढ़ा है बच्चों, सॉरी छोटा सा मैं चौक लेता हूँ बच्चों, है भी या नहीं मिलेगा। सॉरी, इससे काम नहीं चलेगा बच्चों। जैसे देखिए ये प्लेट एक कैपेसिटर की और एक प्लेट ये कैपेसिटर की, संधारित्र पढ़ चुके हैं आप, दो प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों को हमें एक सोर्स से जोड़ना होगा, करंट के सोर्स से, एक वोल्टेज के सोर्स से, एक बैटरी से जोड़ना होगा। जैसे मैंने इसको ये जोड़ा,
पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? एक कुंजी बना देते हैं। यहाँ देखिए, इस बैटरी के कनेक्ट करते ही यहाँ पर एक करंट फ्लो होगी, जैसे मैंने ये करंट लिख दिया आई। ध्यान से समझना बच्चों। अब हम जा रहे हैं विस्थापन धारा समझने की ओर, और मैक्सवेल का जो आइडिया था उसकी ओर भी जा रहे हैं, और एम्पियर के परपथी नियम में कहाँ विसंगति है, कहाँ गड़बड़ है, वो गड़बड़ है भी या नहीं भी, वो सब बातें यहाँ क्लियर होंगी। तो देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स ये बैटरी से कनेक्ट की, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण क्या होगा बच्चों, ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज्ड होती चली जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता जाएगा। क्लियर? यहाँ कर दूँ, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज ग्रेजुअली बढ़ता चला जाएगा। चार्ज बढ़ता जा रहा है, कैपेसिटर चार्ज होता जा रहा है। स्टार्टिंग में चार्ज 0 था, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, परपथ में बैटरी को कनेक्ट किया, तो चार्ज 0 से बढ़ने लगा और कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होने लगी। ठीक है बच्चों? तो वहाँ पर क्या हुआ बच्चों, एक मैग्नेटिक सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप हो गया, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी बच्चों, पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट्स की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने लगा। अब देखें, अगर हम एम्पियर का परपथीय नियम यहाँ पर लगाते हैं बच्चों, जैसे मैं इस पॉइंट की बात करूँ, जैसे अभी चलिए नियम मत लगाइए, अभी हम ऑस्टर के एक्सपेरिमेंट की बात फिर से करते हैं कि जब किसी चालक में धारा बहती है, वैद्युत धारा बहती है, तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हम एक काम करते हैं, अभी चलिए मैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ और काम करना है बच्चों। ठीक है? तो देखें, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ मान लो यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ की बात कर लेते हैं, यहाँ भी करंट होगा, यहाँ भी करंट होगा, यहाँ भी करंट, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है। करंट बच्चों किसी कंडक्टर में फ्लो होता है, ये वायर्स हैं, ये जिन तारों से, संयोजक तारों से हमने संधारित्र को जोड़ा है, इन तारों में करंट फ्लो हो रहा है। तो वैद्युत धारा है तो चुंबकीय क्षेत्र है। एम्पियर के परपथी नियम से देखें, सॉरी बच्चों एक सेकंड, शोर हो रहा है। जैसे एम्पियर का परपथी नियम हम लिखें तो B डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, जब I होगा तो B होगा, यही तो बात है। जब विद्युत धारा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब I 0 कर देंगे, विद्युत धारा अगर शून्य है, अगर I 0 कर दिया जाए यहाँ पर I 0, तो बच्चों B डॉट डी एल कितना आ गया, 0। इट मीन्स B कितना आ जाएगा, 0। दैट इज करंट नहीं तो चुंबकीय क्षेत्र नहीं, करंट है तो चुंबकीय क्षेत्र है। ये बात कहाँ से आ रही है, एम्पियर के परपथीय नियम से, एम्पियर सर्कुटल लॉ से, ऑस्टर के एक्सपेरिमेंट से। तो अब यहाँ एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं बच्चों। यहाँ देखिए करंट है, करंट फ्लो हो रहा है इस वायर में, इस कंडक्टर में। तो इसके पास अगर मैं एक कंपास नीडल रखूँ तो उसमें विक्षेप उत्पन्न होगा बच्चों, पता है, क्योंकि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा नीडल के अंदर, ठीक है ना बच्चों, विक्षेपित हो जाएगी चुंबकीय सुई। यहाँ रखेंगे, यहाँ भी विक्षेपित हो जाएगी, यानी यहाँ भी विक्षेप होगा। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ विक्षेप उत्पन्न होगा, यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न होगा, यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न होगा, यहाँ पर विक्षेप उत्पन्न होगा
चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी, यानी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, जहाँ जहाँ करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र वहाँ उत्पन्न हो रहा है। इनमें डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं बच्चों चुंबकीय सुई में। ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बच्चों यहाँ देखें, यहाँ कोई करंट नहीं है, यहाँ कोई वायर नहीं है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट्स के बीच की बात करूँ अगर मैं अभी इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ अगर हम लाएं तो यहाँ तो कोई करंट है नहीं। आपको दिख रही है बच्चों कोई करंट? इन दोनों प्लेट्स के बीच में कोई करंट दिख रही है? नहीं दिख रही ना, क्योंकि दोनों प्लेट्स के बीच में जो गैप है वहाँ तो कोई करंट है ही नहीं। इट मीन्स देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड, B 0 होगा। दोनों प्लेट के बीच में जब करंट नहीं है तो इस कॉन्सेप्ट से, जिसको हम बहुत देर से चीख चीख के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये क्या शो कर रहा है कि व्हेनेवर जहाँ कहीं I 0 होगा वहाँ B 0 होगा। यहाँ I हमें नहीं दिख रहा तो यहाँ नीडल लाएंगे तो उसमें विक्षेप उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों यही है जड़ इसकी विस्थापन धारा की। पहुँच रहे हैं वहाँ पर। अब हम होता क्या है कि यहाँ भी विक्षेप उत्पन्न हुआ, इसका मतलब इन दोनों प्लेट्स के बीच में भी चुंबकीय क्षेत्र है। लेकिन अब ये एम्पियर का परपथी नियम अटपटा सा लग रहा है, क्योंकि ये नियम ये कह रहा है कि जब करंट 0 तो B 0 और करंट है तो B है। लेकिन यहाँ कोई करंट नहीं है, फिर B कहाँ से आ गया? क्यों चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है वहाँ पर? क्यों मैग्नेटिक नीडल में, कंपास नीडल में क्यों विक्षेप आ रहा है? यानी B 0 है। इट मीन्स यहाँ एम्पियर के परपथीय नियम में, इस नियम में कहीं ना कहीं तो समथिंग इज रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये सब किसके दिमाग में चल रहा है बच्चों? पता है आपको? ये सब चल रहा है मैक्सवेल के दिमाग में। मैक्सवेल, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया है जबकि कोई करंट नहीं है। तो बच्चों इसी विसंगति के कारण यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसी के कारण उनके दिमाग में विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। एक विस्थापन धारा की परिकल्पना करनी पड़ी। तो बहुत अच्छा टॉपिक बच्चों, विस्थापन धारा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पर कोई वायर नहीं है, कोई कंडक्टर नहीं है, फिर भी यहाँ पर एक धारा की कल्पना की जा रही है जिसको हम विस्थापन धारा कह रहे हैं। और वो क्यों उत्पन्न हो रही है इसको भी समझेंगे। बिना वायर के भी उत्पन्न हो रही है, क्योंकि एम्पियर का परपथी नियम यहाँ फेल कैसे हो रहा है। तो क्या सुधार किया? तो एम्पियर ने सोचा कि हियर इज समथिंग मिसिंग, यहाँ पर कुछ न कुछ छूट रहा है इस केस में। तो अब एक बात ध्यान रखें बच्चों, तो उन्होंने यहाँ पर विस्थापन धारा की कल्पना की और उन्होंने ये सोचा कि अभी मैंने लिखा था कि फैराडे के नियम से क्या आया था बच्चों कि परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र क्या उत्पन्न कर रहा था? वैद्युत क्षेत्र। अब बात आ रही है कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। परिवर्ती, अब ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न करेगा बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। समझें? तो बच्चों जो करंट चालकों में प्रवाहित होती है, तार में प्रवाहित होती है, कंडक्टर के अंदर प्रवाहित होती है, उसको हम चालन धारा कह देते हैं। क्या कहते हैं? चालन धारा, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट, और इसको IC से लिख देते हैं। जो मैंने I लिखा है उसको IC लिख दिया है। तो जो बाहर सर्किट में करंट फ्लो हो रही है इन वायर्स में, इन चालकों में, वो कंडक्शन करंट है, IC है। और यहाँ भी एक करंट होगी, क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कैसे आ गया बिना धारा के। यहाँ भी एक करंट होगी जिसको वो किसके कारण उत्पन्न हो रही होगी? परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र के कारण। परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र कैसे है बच्चों? जब ये
कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो इस पर आवेश की मात्रा बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र वेरिएट कर रहा है, परिवर्ती है। तो इसी ने जन्म दिया विस्थापन धारा को, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ने, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ने विस्थापन धारा को जन्म दिया। तो आप कहेंगे सर आप तो ये कह रहे थे कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। बच्चों यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, और अभी बताया था मैंने कि चुंबकीय क्षेत्र कब होता है बच्चों, जब करंट होती है, बिना करंट के कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं। इसका मतलब, और अभी हमने देखा कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई है, तो यहाँ कोई धारा तो दिख नहीं रही, तो वही है बच्चों विस्थापन धारा, और वो किससे उत्पन्न हुई है, इस परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से। तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली धारा को हम क्या कहते हैं बच्चों, विस्थापन धारा कहते हैं। उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी कैलकुलेट करेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे तो परिवर्ती विद्युत क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न हुआ। तो बच्चों जब यहाँ विस्थापन धारा उत्पन्न हुई और धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती ही है, ये तो ऑस्टर ने और एम्पियर सर्कुलर लॉ ने बताया ही है। तो यहाँ विस्थापन धारा वाला टर्म ही मिसिंग है, वही छूट रहा है। तो इस नियम को मॉडिफाई किया मैक्सवेल ने, तो वो क्या बन गया, एम्पियर मैक्सवेल लॉ, एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम। एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम। तो नियम क्या बना बच्चों, इसमें थोड़ा सा सुधार किया कि V डॉट डी एल यानी चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन है इक्वल्स टू म्यू नॉट, यहाँ I की जगह पर IC प्लस ID होना चाहिए। IC वो धारा है जो चालक में बह रही है और ID वो धारा है जो दोनों प्लेट के बीच के गैप में बह रही है, इसी को विस्थापन धारा कहा गया है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी वो कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या हुआ, एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम। मैक्सवेल ने एम्पियर के नियम को मॉडिफाई करके, उसमें चेंजिंग करके, उस विसंगति को दूर करके एक नया नियम दिया है। तो दोनों साइंटिस्ट के नाम पर उसको हमने एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम कह दिया। अब बात होगी कि आईडी की वैल्यू कितनी है, उसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लें। हाँ तो बच्चों अब विस्थापन धारा की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कितनी होगी। देखिए बच्चों, मान लीजिए किसी टाइम t पर जब ये चार्ज हो रहा था, एट टाइम t चार्ज कितना है q, संधारित्र की प्लेटों पर चार्ज q हो, तो बच्चों यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है संधारित्र की प्लेटों के बीच, जो विद्युत क्षेत्र है, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों संधारित्र वाले चैप्टर में। E बराबर हमने निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आपको ध्यान होगा सिग्मा क्या है बच्चों, यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी, प्लेट्स का पृष्ठ आवेश घनत्व, ये आपको पता होगा। ये तो सब पीछे पड़ी हुई बातें हैं बच्चों। सरफेस चार्ज डेंसिटी, आपको ध्यान हो कि सिग्मा इक्वल्स टू कितना होता है, Q अपॉन A, ठीक है ना। Q अपॉन एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो पृष्ठ आवेश घनत्व। तो E कितना हो गया बच्चों, E बराबर हो गया Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, E आ गया, इक्वल्स टू Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट आ गया इन प्लेट्स के बीच का जो विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम Q निकालें, क्या निकालें, Q यहाँ लिखते हैं, तो Q बराबर कितना आएगा बच्चों, EA एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट EA। अब देखें बच्चों यहाँ A एरिया ऑफ प्लेट्स है, ये जो प्लेट्स हैं बच्चों, ये संधारित्र की जो प्लेट मैंने बनाई है वो फ्रंट व्यू बनाया है। प्लेट्स ऐसे ही तो होती हैं बच्चों, से एक प्लेट ये है, एक प्लेट
ये है, ये प्लेट्स हैं, इनका एरिया कितना है A। तो देखें यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो प्लेट्स के लंबवत हैं, तो इससे निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई ई। मैंने फाई ई इसलिए लिखा है बच्चों क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स भी होता है। अब ये कौन सा फ्लक्स है ये कैसे पता चले चुंबकीय फ्लक्स है कि वैद्युत फ्लक्स है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसलिए फाई ई लिखा है। तो फाई ई कितना होगा बच्चों, ई ए कोस थीटा, और थीटा यहाँ पर 0 हो गया क्योंकि लंबवत हैं क्षेत्रीय रेखाएं, प्लेट्स के तल के लंबवत हैं, तो फाई हो गया ई ए। तो इसके स्थान पर फाई लिखा जा सकता है, तो क्यू बराबर हो गया एप्सिलॉन फाई ई। अब बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा है, वैद्युत क्षेत्र बदल रहा है, तो फ्लक्स भी बदलेगा, और फ्लक्स बदलेगा यानी फ्लक्स वेरिएट कर रहा है टाइम के हिसाब से, तो उस चार्ज की वैल्यू भी चेंज हो रही है, तो उसकी रेट क्या है चेंज होने की, वही क्या है बच्चों धारा। तो यहाँ पर dq/dt किया जाए समय के साथ इसका डिफरेंशिएशन अवकलन, तो एप्सिलॉन कांस्टेंट है d फाई e अपॉन dt, और ये हो गया बच्चों करंट। आपको पता है I = Q/T होता है। तो यही करंट बच्चों, ये करंट किससे जनरेट हो रही है, वैद्युत फ्लक्स के परिवर्तन के कारण। समय के साथ वैद्युत फ्लक्स का जो परिवर्तन हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का जो परिवर्तन हो रहा है। फ्लक्स का परिवर्तन तब होगा जब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का परिवर्तन हो रहा है। वैद्युत क्षेत्र बढ़ ही रहा है बच्चों टाइम के हिसाब से, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स चार्ज होती जा रही हैं, चार्ज बढ़ता जा रहा है, वैद्युत क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो यही करंट जो है विस्थापन धारा कहलाती है बच्चों ID। तो ID बराबर कितना आ गया, एप्सिलॉन d फाई ई अपॉन dt। इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ लिख दूँ तो हमारा एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ एक व्यापक रूप में हमें मिल जाएगा। तो इक्वेशन ये क्या हो जाएगी बच्चों, V.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट और ID की वैल्यू एप्सिलॉन d फाई e ओवर dt। ये आ गया बच्चों, देखें विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और एम्पियर मैक्सवेल्स सर्किटल लॉ कहाँ लिखूँ बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ, एम्पियर मैक्सवेल परपथीय नियम। ठीक है, क्या इसको ऐसे कह सकते हैं, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। ठीक है, नियम आ गया। तो बच्चों विस्थापन धारा क्या थी वो भी पता लग गया, और अभी आपने देखा कि परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ कंपास में नीडल में वो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही थी बच्चों। तो परिवर्ती समय के साथ परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र ने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, और इसी सिमेट्री में परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र ने चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किया, और मैक्सवेल की बात की पुष्टि हो गई, और आपने विस्थापन धारा का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है ना बच्चों। बड़ा इंटरेस्ट आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी समझ में भी आया होगा। तो अगर बच्चों लेक्चर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य किया करें। तो मिलेंगे कल इसी चैप्टर के अगले टॉपिक को पढ़ने के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।